मेरा नाम प्रीति है। मैं बहुत जिंदा दिल और खुशमिजाज लड़की थी। एक बहुत अच्छे परिवार में पली बड़ी थी, लेकिन मुझे मालूम नहीं था कि आने वाला वक्त मेरे लिए किस कदर बुरा होगा और मुझे किस तरह की परेशानी को बर्दाश्त करनी पड़ेगी। मैं जो सारी जिंदगी अय्याशियों में पली बड़ी थी, शादी के बाद मुझे इस परेशानी से गुजरना होगा। अगर मुझे पहले पता होता तो मैं कभी शादी ना करती, हमेशा अपने माता पिता के दर पर बैठी रहती। लेकिन लड़कियों को हमेशा अपने पिता के घर पर नहीं बिठाया जाता। उनकी शादी की जाती है और उनको अगले घर विदा किया जाता है, ये जाने बिना कि अगले घर में उनके साथ कैसे कैसे व्यवहार हो सकते हैं। मेरी आंखों में बहुत सारे सपने थे, अपने आने वाली जिंदगी को लेकर बहुत सारे अरमान सजाए बैठी थी। मैंने अपने पति को देखा तो नहीं था, लेकिन सबसे मैंने उनकी बहुत तारीफ सुनी थी। सबका कहना था कि हमारी सीताराम की जोड़ी है और मेरा पति बहुत अच्छा इंसान है। ये सुनकर मैं बहुत खुश होती थी, क्योंकि मैं अपनी सास और ननद से मिली थी। वो बहुत अच्छे थे। सब मेरी किस्मत पर खुश हो रहे थे और कह रहे थे कि मुझे बहुत अच्छे पति, बहुत अच्छा परिवार मिला है। मैं खुद को बहुत खुश नसीब महसूस कर रही थी। मैं विदा होकर अपने पति के घर आ गई थी। शादी का फंक्शन खत्म हुआ तो मेरी सहेलियों ने मुझे दूल्हे के कमरे में बिठाया। वो लोग लगातार मेरे साथ छेड़छाड़ कर रही थी। मैं अपने पति का इंतजार कर रही थी, लेकिन मेरा इंतजार बेचैन करता जा रहा था। मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मेरा पति नहीं आएगा और मैं सो जाऊंगी, क्योंकि नींद मुझ पर हावी हो रही थी। पिछले कई दिनों से शादी के फंक्शन की वजह से मैं थकावट का शिकार थी। अब भारी लहंगे और भारी जेवर की वजह से मुझे बेचैनी हो रही थी। दिल कर रहा था कि मैं ये भारी जेवर उतार दूं और अपने कपड़े चेंज कर लूं, क्योंकि मुझे दूर दूर तक अपने पति के आने के आसार नजर नहीं आ रहे थे। मेरा दिल बुझता जा रहा था। मायूसी मुझे घेर रही थी। एक पल को मेरे दिल में ख्याल आया कि मेरा पति मुझे पसंद नहीं करता था, वो किसी और लड़की को पसंद करता था। इसी वजह से अब तक वो मेरे पास नहीं आया, वरना पहली रात को तो पति दौड़ता हुआ अपनी पत्नी के पास आते हैं। मेरे दिल में अजीबोगरीब ख्याल आ रहे थे और मुझे बहुत घबराहट महसूस हो रही थी कि कुछ तो गड़बड़ जरूर था, वरना अब तक मेरा पति कमरे के अंदर होता। तभी मेरे कमरे का दरवाज़ा खुला। मेरे दिल की धड़कन बहुत तेज हो गई थी। मैं घूंघट की आड़ में थी। अभी मैंने अपना चेहरा ऊपर नहीं उठाया था कि अचानक से पूरे कमरे में अंधेरा फैल गया और मैंने एकदम से अपना घूंघट ऊपर हटा लिया। मैं जो अपने पति के आने से खुश थी, एकदम से अंधेरे की वजह से डर गई थी और पूछने लगी कि कौन है और लाइट किसने बंद किया है। तब मेरे पति ने कहा कि घबराओ मत, मैं तुम्हारा पति हूँ। ये सुनकर मैं मुस्कुराने लग गई। मेरे दिल की धड़कन तेज हो रही थी, लेकिन मैंने फिर भी इनसे पूछा कि आपने लाइट क्यों बंद कर दी? मुझे अंधेरे से डर लगता है, मुझे घबराहट महसूस हो रही है। तब मेरे पति ने कहा कि घबराओ मत, मैं तुम्हारे साथ हूँ। इस वक्त किसी भी चीज से तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है। दरअसल हमारे यहाँ शादी की पहली रात को दूल्हा दुल्हन एक दूसरे की शक्ल देखे तो अपशकुन हो जाती है। शायद तुम्हें इस बात के बारे में मेरे घर वालों ने नहीं बताया। तब मैंने भी ना में सिर हिला दिया और मैंने कहा कि नहीं, मुझे तो आपके घर वालों ने इस बारे में कुछ भी नहीं बताया। ये तो अजीब रस्म है। तब मेरे पति ने कहा कि मैं इन रस्मों में बहुत विश्वास करता हूँ, बहुत मानता हूँ और हाँ, ये बातें सही होती हैं। मेरे पति मेरे बहुत करीब आ गया था और मैं उससे ज़्यादा बहस नहीं करना चाहती थी, क्योंकि आज रात हमारी शादी की पहली रात थी और मैं अपने पति को नाराज नहीं करना चाहती थी। मगर मेरे दिल में ये ख्याल जरूर था कि इतने महंगे पार्लर से मैं तैयार होकर आई थी और सबने मेरी बहुत तारीफ की थी और मेरे पति ने लाइट ही बंद कर दी और मेरे हसीन चेहरे को देखा नहीं। हालांकि वो अपनी हथेलियों से मेरा चेहरा छूकर महसूस कर रहे थे और मेरी तारीफ कर रहे थे, लेकिन मेरा दिल बुझ सा गया था। मैं चाहती थी मेरा दुल्हन बना हुआ रूप मेरे पति रोशनी में देखता और मेरी तारीफ करता, लेकिन पति के जज्बातों की शिद्दत देखकर मैं कांप के रह गई और सारी बातें भूल गई, क्योंकि एक अजीब ही खुमार था जो मेरे पति वजूद का हिस्सा बन गया था और पति के प्यार के सामने मैं बेबस हो गई थी और सारी बातों को भूल गई। अगर उस वक्त एक पल के लिए भी मुझे एहसास हो जाता कि ये आदमी कौन है, तो कभी भी मैं उसकी तरफ नहीं होती। सारी रात हम दोनों एक दूसरे में मगन रहे। ये रात मेरी जिंदगी की सबसे खूबसूरत रात थी, लेकिन ये सिर्फ मेरा भ्रम था। मुझे मालूम नहीं था कि मेरी जिंदगी की सबसे खूबसूरत रात ही मेरी जिंदगी की सबसे खराब रात होने वाली थी।
सुबह सवेरे मेरी आंख खुली, अपने पति को बिस्तर पर नहीं पाया, लेकिन मेरे वजूद से उसकी महक आ रही थी। मैं फौरन से वॉशरूम में गई और नहा के आ गई। तभी मैं अपने पति के बारे में सोच ही रही थी कि कमरे का दरवाजा खुला और मेरा पति अंदर आता हुआ दिखाई दिया और दिन की रोशनी में उनको देखकर मैं शर्मा गई, क्योंकि मुझे रात वाला मंजर याद आ रहा था। मेरा चेहरा शर्म के मारे लाल पड़ा हुआ था और मेरी निगाहें झुकती ही चली जा रही थी। शर्म से मेरे चेहरे पर मुस्कान आ रही थी, मगर अंदर आते ही पति ने एक ऐसी बात कही जिसे सुनकर मेरे पैरों तले से जमीन निकल गई और मुझे लगा कि मेरे कमरे की छत मेरे सर पर आकर गिर गई हो। मैं बिल्कुल सख्त बनी हुई खड़ी थी, मुझसे कुछ बोला नहीं जा रहा था। शायद सदमा इस कदर पड़ा था, मेरे लफ्ज हिल ही नहीं पा रहे थे। मेरे पति ने अंदर आते ही मेरा साथ दिया और कहा कि मुझे माफ करना, सारी रात तुम्हारे पास नहीं आ पाया और तुम मेरा इंतजार करते करते सो गई, क्योंकि मेरे दोस्त का बहुत बड़ा एक्सीडेंट हो गया था और वो मेरा सबसे अच्छा दोस्त है, इसीलिए मुझे उसके पास जाना पड़ गया था। मेरी सारी रात अस्पताल में गुजर गई। अब मेरे दोस्त की तबीयत कुछ बेहतर हुई तो मैं घर आया हूँ। कोई भी पति अपनी सुहागरात को, अपनी पत्नी को अकेला छोड़कर नहीं जाता है, जब तक कोई बहुत बड़ी मजबूरी ना आ जाए। और मेरा जिगरी दोस्त मौत के मुंह में था, इसीलिए उसके पास जाना पड़ा, वरना मैं तुमको अकेला छोड़कर कभी भी नहीं जाता। मुझे उम्मीद है तुम मेरी मजबूरी को समझोगे। मुझे बहुत अफसोस है, अपनी शादी की पहली रात थी, तुम्हें इंतजार की सूली पर लटकाया और तुम्हें मायूस किया, लेकिन अब मैं तुम्हें मायूस नहीं होने दूंगा और तुम्हें शिकायत का मौका नहीं दूंगा। वो बेताबी से मेरी तरफ देख रहा था, उसकी आंखों में अजीब सा खुमार था, लेकिन मैं तो उसकी बातें सुनकर पत्थर सी बन गई थी। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रही थी कि आखिर ये क्या बोल रहा था। इसके कहने के मुताबिक ये था कि सारी रात घर पे नहीं आया था, तो रात को जो मेरे कमरे में आया था, तो फिर वो कौन था जिसके साथ मैंने सुहागरात मनाई थी। मुझे पत्थर का पुतला बना देखकर मेरे पति मेरे करीब आया और उसने कहा कि मुझे मालूम है कि तुम मुझसे नाराज हो, लेकिन मैं तुम्हें मना लूंगा। मैंने उसे कोई जवाब नहीं दिया, क्योंकि मेरे अंदर तो एक अलग ही जंग छिड़ी हुई थी। रात वाला मंजर मुझे किसी सांप के डसने जैसा लग रहा था। कुछ देर पहले जो मंजर मुझे खूबसूरत लग रहा था, जिसको मैं सारी जिंदगी नहीं भूलने वाली थी, अब एकदम से ही वो सब मेरे लिए बहुत भयानक हो गया था। मेरे जिस्म से उठती हुई महक अब बदबू ने ले लिया था। मेरा सारा बदन जलने लगा था, ये सोचकर कि किसने मुझे छुआ और मेरा फायदा उठाया। अब मेरा पति मेरे करीब आ गया था, वो अपने पति होने का हक मुझसे वसूल कर रहा था, लेकिन मेरा तो दिमाग जैसे एक बात पर अटक चुका था। मैं अपने पति को ना कुछ बता सकती थी, ना उससे कुछ पूछ सकती थी, और मैं इस घर में बिल्कुल अनजान थी। मुझे नहीं मालूम था कि रात को जिस आदमी ने मेरे साथ सुहागरात मनाई थी वो कौन था, मगर उसने ये गंदी हरकत क्यों की थी। अगर मेरे पति को और मेरे घर वालों को इस बात की भनक लगती तो वो लोग शायद शादी की पहले दिन ही मुझे मेरे माँ बाप के घर रवाना कर देते और मेरे माँ बाप पहले ही दिन मुझे वापसी देखकर सदमे से मर जाते। इस एक बात की वजह से क्या कुछ हो जाना था, इसीलिए मैंने अपना मुंह सी लिया था। लेकिन मेरे दिल और मेरे दिमाग की जो हालत हो रही थी वो लफ्जों में बयां करना मुश्किल था। जिंदगी इस कदर मुश्किल हो जाएगी मैंने सोचा भी नहीं था। मैं जो अपनी नई जिंदगी के सपने सजाकर इस घर में आई थी, पहली रात किसी बेदर्द इंसान ने मेरी आंखों से वो सपने छीन लिए और मुझे परेशानी और जिल्लत की आग में डाल दिया था। मेरी खुशियां खा गया था, मेरा दिल खून के आंसू रो रहा था। अपने आंसू अपनी आंखों के पीछे धकेल रही थी, ताकि मेरा चेहरा देखकर कोई हकीकत तक ना पहुंच सके। मेरे पति ने अपने पति होने का हक वसूल कर लिया था और मुझसे पूछता जा रहा था कि क्या बात है, तुम खुश क्यों नहीं लग रही हो। मैं अपने होठों पर झूठी मुस्कुराहट लाना चाहती थी, लेकिन वो भी नहीं ला पा रही थी। तब मैंने बहाना बना दिया कि मुझे मम्मी पापा की याद आ रही है। तब वो कहीं गुम हो गया और जब हम दोनों फ्रेश होकर बाहर हॉल में गए तो मेरी सास ने मुझे अपने पास बिठाया और मुझे एक भारी भरकम जोड़ा पहनने के लिए दिया और बहुत सारे जेवर निकाल कर दिए। मैंने वो पहन ली थी और मेरी ननद मुझे मेकअप करती जा रही थी और मैं बुझे दिल के साथ तैयार हो रही थी। मेरे अंदर जैसे एक जंग छिड़ी हुई थी। वो तो शुक्र है कि मेरा पति इस कदर खुश था
कि उसे कुछ पता ही नहीं चल सका कि उससे पहले ये हक कोई और वसूल कर चुका है, वो भी गलत तरीके से। मुझे तैयार करके सारे मेहमानों के सामने लाया गया था, जहाँ पर बहुत सारी औरतें और मर्द बैठे थे। कुछ खानदान की थी, कुछ इस घर की थी। वहाँ मौजूद हर लड़के के चेहरे को मैं गौर से देख रही थी और पहचानने की कोशिश कर रही थी कि रात को जिसने मेरे साथ ये गलत हरकत की थी वो आदमी कौन था। लेकिन मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर वो शख्स कौन था। मैं लोगों के चेहरे और उनकी आंखें पढ़ने की कोशिश करती रही तो मुझे दो लोगों को देखकर शक महसूस हुआ, क्योंकि वो अजीब नज़रों से मेरी तरफ देख रहे थे और उनके होठों पर हल्की मुस्कुराहट थी। मुझे ऐसा लग रहा था जैसे इन दोनों में से ही कोई एक शख्स जिसने मेरे पति के गैर मौजूदगी होने का फायदा उठाया और रात के अंधेरे में मेरी इज्जत पर हाथ डाला। और दुख तो इस बात का है कि मैंने कुछ जानने की कोशिश नहीं की थी, क्योंकि मैं तो यही समझ रही थी कि वो मेरा पति है और उसका पूरा हक है मेरे ऊपर। मैंने सारी जिंदगी अपने पति के लिए खुद को संभाल कर रखा और किसी दूसरे लड़के से किसी तरह का रिश्ता नहीं बनाया था। लेकिन शादी होते ही मेरे साथ जो ये अनहोनी हो गई थी, उसके बारे में मैं किसी से कुछ कह नहीं सकती थी। ऐसी परेशानी में रात दिन गुजरते जा रहे थे, लेकिन मैंने अपने पति पर यह जाहिर नहीं होने दिया था कि मेरे साथ किस किस्म का हादसा हो चुका है। कुछ दिनों बाद फिर से मेरे कमरे की लाइट बंद हुई और कोई अंदर आया। मेरे दिल की धड़कनें एकदम से तेज हो गई थी। मुझे किसी अनहोनी का अंदेशा हुआ। मैंने डर कर पूछा, कौन है? तभी मेरे मुंह पर हाथ रखकर उस शख्स ने मुझे बिस्तर पर गिराया और मुझ पर चढ़ गया। अब मैं समझ गई थी ये मेरे पति नहीं हैं, बल्कि वही इंसान था जिसकी दरिंदगी का निशाना मैं शादी की पहली रात को ही बनी थी। मैं रोना चाहती थी, चीखना चिल्लाना चाहती थी, मगर उसका हाथ मजबूती से मेरे मुंह पर था, जिसने मेरी आवाज को दबा रखा था। मैंने उसके हाथ पर बुरी तरह से काटा तो उसकी जोर से चीख निकल गई और उसने जोर का थप्पड़ मेरे चेहरे पर मारा। इसके इस कदर जोर से मारने पर एक पल को मुझे कुछ होश नहीं रहा और वो मेरे साथ दरिंदगी करता जा रहा था। मेरे दिल खून के आंसू रो रहा था। मैं उसको अपने ऊपर से हटाना चाहती थी, उसको इस बात का यकीन दिलाना चाहती थी मैं ऐसी लड़की नहीं हूँ, मेरा सब कुछ मेरे पति के लिए है, मेरे साथ इतना बड़ा जुल्म नहीं करो। लेकिन वो इंसान बहुत ही जालिम था। उसे इस चीज का बिल्कुल भी एहसास नहीं हो रहा था। ना जाने मेरा खुद का पति कहाँ पर था। मैं अपने पति को दिल ही दिल में पुकार रही थी और मैं भगवान से तमन्ना कर रही थी कि मेरा पति कमरे के अंदर आ जाए, लेकिन पता नहीं वो कहाँ चले गए थे। जबकि वो आदमी मुझे बर्बाद करके जा चुका था। मैं रोती रही और इसी हालत पर बिस्तर पर पड़ी रही। मेरा जिस्म थर थर कांप रहा था। कुछ पल बाद मुझे होश आया तो मैं भागकर बाथरूम में बंद हो गई और खुद को रगड़ रगड़ के साफ करने लगी। ना जाने वो कौन सा आदमी था जिसका चेहरा मैं देख नहीं पा रही थी और वो लगातार मुझे इस्तेमाल कर रहा था। काफी देर तक अपने शरीर को साफ करने के बाद मैं बाथरूम से बाहर आ गई। सामने ही मेरे पति परेशानी वाला चेहरा लेकर बैठे हुए थे। मैंने खुद को जल्दी ही काबू किया और उनके बराबर में बैठकर उनसे पूछने लगी कि आप ठीक तो हैं? आपके चेहरे पर इतनी परेशानी किस बात की है? मेरा पति कहने लगा, ना जाने उसे क्या हो गया है, मुझे समझ नहीं आ रहा। रात तक बिल्कुल ठीक था। आज मैं गया तो उसकी हालत अचानक इतनी ज्यादा खराब हो गई कि वो बिल्कुल भी होश में नहीं आ रहा था। ये बात सुनकर मेरे दिमाग में अजीब अजीब सा ख्यालात आ रहे थे। मेरा पति पहली रात को जब गया था तब इनके दोस्त का एक्सीडेंट हो गया था और आज अचानक उसके दोस्त की तबीयत खराब होना। मुझे इन सब चीजों के पीछे एक ही आदमी का हाथ लग रहा था और वो आदमी वो था जो मेरे पति के गैर मौजूदगी में मेरे पास आता था। मैं बिल्कुल खामोश थी। वो मेरी तरफ देखकर कहने लगा, अगर माँ बाप की ज्यादा याद आ रही है तो मैं तुम्हें घर ले चलता हूँ। लेकिन मैंने ना में सिर हिला दी थी और आंखें बंद करके अपना सिर अपने पति के कंधे पर रख दिया था। मेरा दिल बहुत बुरी तरीके से रो रहा था। मुझे अपने आप पर बहुत तरस आ रहा था कि मैं कहाँ फंस गई हूँ। शादी से पहले मेरी जिंदगी कितनी अच्छी थी और अब मेरी जिंदगी तबाह हो गई थी। काफी दिन हो गए थे, मुझे अपने माँ बाप की भी बहुत ज्यादा याद आती थी। अपनी सहेलियाँ, अपना घर, अपना आंगन, सब कुछ मुझे बहुत याद आ रहे थे। बस मैं किसी भी तरह से यहाँ से जाकर अपने घर वालों के पास रहना चाहती थी। मैंने अपने पति की तरफ देखा जो मुझे ही देख रहे थे। मैंने उनको देखते हुए कहा था, मुझे अपने घर जाना है, मुझे मेरे पिता बहुत याद आ रहे हैं। वो ये सुनकर कहने लगा,
अभी अपने माँ बाप के पास जाने की जिद कर रही हो। मैं तुम्हें इतनी जल्दी तो नहीं जाने दे सकता। कुछ अरसा मेरे साथ बिता लो, उसके बाद तुम्हारे माता पिता के घर छोड़ आऊंगा। लेकिन मैंने उनकी बात को काटते हुए कहा कि आपने अभी कहा था आप मुझे लेकर जाना चाहते हैं। अब अगर मैं बोल रही हूँ तो आप मना कर रहे हैं। ये सरासर गलत है। लेकिन उनको देखकर मुझे लग ही नहीं रहा था कि वो मुझे लेकर जाएंगे। इसीलिए मैं उनसे मिन्नत करने लगी और कहने लगी, प्लीज नहीं, मेरे साथ ऐसा ना करें। मैं आपकी ही हूँ। आपका जब दिल चाहेगा आप मुझे ले आना। लेकिन अभी मुझे फिलहाल मेरे मम्मी पापा के घर जाने दो। मेरा दिमाग बहुत सी उलझनों में उलझ गया है। मैं कुछ दिन अपनों के पास रहना चाहती हूँ। मेरी ये बात सुनकर मेरा पति बेचैन हो गया और उसने मेरे गले पर हाथ रखते हुए पूछने लगा, तुम्हें क्या हुआ प्रीति? तुम ठीक तो हो? कैसी उलझन के बारे में बात कर रही हो? मुझसे कोई गलती हो गई है क्या? या मेरी माँ ने तुमसे कुछ कहा? मैं फौरन से अपनी जगह से खड़ी हो गई। मुझे एक और फिक्र होने लगी थी कि कहीं वो किसी गलतफहमी का शिकार ना हो जाए। इसीलिए मैंने तुरंत ना में सिर हिलाते हुए कहने लगी, नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है। मैं आपको बोल रही हूँ, बस मुझे अपनी मम्मी पापा की याद आ रही है और कोई बात नहीं है। मेरे पति ये बात सुनकर शांत हो गए और कहने लगे, ठीक है, सुबह मैं तुम्हारे माता पिता के घर छोड़ आऊंगा, लेकिन अभी तो फिलहाल के लिए मुझे मेरा वक्त दे दो। ये बोलकर उन्होंने मुझे अपनी बाहों में कस लिया और मुझ पर हावी हो गया। मेरा दिल एक अलग ही कश्मकश का शिकार था। मैं अपने पति के साथ वफादार नहीं थी। उनके होते हुए मेरे जिस्म का कोई और आदमी मालिक बना हुआ था और इस बात के बारे में सिर्फ और सिर्फ मैं जानती थी। लेकिन मैं भी उस आदमी को नहीं जानती थी जो ये हरकत मेरे साथ कर रहा था। लेकिन मैंने सोच लिया था अब हर हाल में उस आदमी का पता लगा के दम लूंगी, क्योंकि मैं हर रोज इस दलदल में नहीं डूबना चाहती थी। अगले दिन सुबह होते ही मेरे पति मुझे मेरे माता पिता के घर छोड़कर जा चुके थे। घर आने के बाद मैं अपने मम्मी के सीने से लगी रही और जोर जोर से रोने लगी। ना जाने उनकी सीने से लगकर मुझे इतना रोना क्यों आ रहा था, मैं खुद नहीं जानती थी। बस मेरी आंखों से आंसू बहते ही जा रहे थे। मैं वहीं पर उनकी गोद में सर रखकर लेट गई। मेरी माँ मेरे सर पर हाथ फेरने लगी और कहने लगी, सब ठीक तो है? तुम इतना क्यों रो रही हो? हमने शादी की है तुम्हारी, बताओ क्या हुआ है? कोई परेशानी है तो हमें बताओ, हम दामाद जी से इस बारे में बात करेंगे। लेकिन उन्हें मैं कैसे बताती कि मैं कैसी परेशानी में घिरी हुई हूँ। मैं खामोशी से उनके गोद में सर रखकर लेटी रही और ना जाने किस वक्त मेरी आंख लग गई और मैं उनके गोद में सर रखे रखे सो गई। शाम के वक्त मेरी आंख खुली तो मैं बिस्तर पर मौजूद थी। मैं उठी और कमरे से बाहर आ गई। मेरी माँ किचन में मेरे लिए खाना तैयार कर रही थी। मैं उनके पास जाकर खड़ी हो गई और उनसे बातें करने लगी और उनको हर परेशानी से मुक्त करने लगी कि मैं आपकी जुदाई की वजह से इतना रो रही थी और कोई बात नहीं है। लेकिन वो मुझे शक भरी निगाहों से देखते हुए एक ही बात कह रही थी, नहीं, कुछ तो तुम मुझसे छुपा रही हो। मेरी बेटी इतनी कमजोर नहीं थी जब भी वो इतना रो रही है। वो हमेशा से बहादुर रही है। लेकिन आज तुम्हारा इतना रोना मुझे खुद परेशान कर गया है। अगर कोई परेशानी है तो बेटा बता दो, हमने तुम्हारी शादी की है, तुम्हें कत्ल नहीं कर दिया। तुम्हारा रिश्ता आज भी हमारे लिए वैसा का वैसा ही है। मेरी माँ के मुंह से ये अल्फाज सुनकर मेरा दिल भर आया था और मैं बच्चों की तरह होकर उनके सीने से लग गई। लेकिन इस बार भी कुछ नहीं बोली थी। कुछ बातें ना कहना ही बेहतर होता है। हमारी खामोशी ही हमारे लिए सही होती है। कमरे में आने के बाद मैं अब सारी चीजों को सोच रही थी। शादी से लेकर आखिरी तक कौन था वो आदमी जो मुझे अपनी नजरों में रखा हुआ था। लेकिन मुझे ऐसा कोई आदमी अपनी शादी पर नजर नहीं आया था जो मुझे देख रहा हो। बहुत से लोग मेरे पास आए, बहुत से लोगों ने मुझे दुआएं दी थी, लेकिन ऐसा कोई भी आदमी मेरे करीब नहीं आया था जिसे मुझे किसी अनहोनी का एहसास हो। 2 दिन लगातार सोचती रही, पर ये 2 दिन मैंने अपने हर पल को याद करके गुजार दिया। शाम के वक्त मेरे पति मुझे लेने आने वाले थे, इस वजह से मैं उनके लिए तैयार हो गई थी। मेरी माँ ने बहुत अच्छी तैयारी की थी। उनके आते ही हमने खाना वगैरह खाया था और मैं अपने पति के साथ घर आ गई थी। घर आने के बाद उन्होंने मुझसे यही सवाल किया कि अब तुम खुश हो ना? अब तुम्हें किसी चीज की परेशानी तो नहीं है ना? मैंने ना में सिर हिला दिया और उनका शुक्रिया अदा करने लगी कि उन्हें मुझे जाने की इजाजत दे दी। जबकि वो बेकरार से होकर मेरे सीने से लग गए और कहने लगे,
यार, मैंने तुम्हें बहुत याद किया। ये 2 दिन मेरे काँटों पर गुज़रे हैं, जबकि मैं भी उनकी बाहों में बहुत सुकून महसूस कर रही थी। जितनी नरमी उनके हर एहसास में होती थी, इतनी नरमी उस दरिंदे के एहसास में नहीं होती थी। पति की पनाहों में जाने के बाद खुद के वजूद पर सिर्फ़ और सिर्फ़ खुशी महसूस करती हूँ। आज की रात मेरे पति ने इतने प्यार से अपने प्यार का इज़हार कर रहे थे, मेरा एक पल में दिल किया कि सारी सच्चाई बता दूँ कि उनके अलावा मेरा किसी और से भी रिश्ता है। लेकिन वो सब कुछ ज़बरदस्ती हुआ है। लेकिन मैं बहुत डर चुकी थी। अगर मैं बता देती तो मेरी ज़िंदगी तबाह हो सकती थी। मेरा पति जो मुझसे अभी इतनी मोहब्बत कर रहे थे, वो नहीं करते, बल्कि मुझे धक्के मार के अपने घर से निकाल देते। सारी रात मैं उनके जज़्बातों को बर्दाश्त करती रही और सुबह मेरी आँख खुली और मेरे पति मेरे बराबर में ही लेटे हुए थे। मैं उठकर जाने लगी तो उन्होंने एक बार फिर मुझे अपनी तरफ खींच लिया और मुझ पर अपने जज़्बात लौटाने लगे। दोपहर के 2 बजे हम लोग कमरे से बाहर आए थे। मेरी सास हम दोनों को देखकर मुस्कुरा रही थी। वो बहुत अच्छी औरत थी, बहुत नरमी के साथ पेश आती थी। उनको देखकर मुझे अपनी माँ का एहसास होता था। हम लोग खाने की टेबल पर बैठे थे। मेरा पति मुस्कुराते हुए मेरे बराबर में ही बैठे थे। आज मेरे पति का पूरा खानदान ही घर पर मौजूद था, वरना मेरी मुलाकात सिर्फ और सिर्फ मेरी एक ननद से ही हुई थी। मेरे सामने मेरे 2 देवर भी बैठे हुए थे और मुस्कुरा रहे थे, जबकि ये वही लोग थे जिनको देखकर मुझे उन पर शक हुआ था। लेकिन जब मेरी सास ने मेरी पहचान उन दोनों से करवाया, तो मैं खामोश हो गई थी और मेरा जो शक उन दोनों पर हुआ था, वो ख़त्म हो गया था, क्योंकि कोई भी देवर अपने भाभी के साथ ये गंदा काम नहीं कर सकता। फ़ौरन ही रस्म करने का शोर उठ चुका था। यहाँ पर एक रस्म होती थी कि देवर अपने भाभी को अपने हाथ से खीर खिलाएगा। पहले मेरा बड़ा देवर मेरे पास आया और चम्मच भर के मुझे खीर खिलाया, तो न जाने मुझे क्या हुआ, मैं गौर से उसके हाथों को देखने लगी। पहली रात जो आदमी मेरे करीब आया था, उसके जिस्म पर बाल थे। मुझे वो पल याद था। मैं उसके बालों वाले हाथ तो बहुत गहरी निगाहों से देख रही थी और मुझे एक पल लगा था उस आदमी को पहचानने में, जो उस रात मेरे करीब आया। वो मुझे खिलाकर मुस्कुराकर वापस अपनी जगह पर बैठ गया था और मैं बिल्कुल सख्त बर्फ की तरह हो गई थी। और जब मेरा दूसरा देवर मेरे पास आया और चम्मच भर खीर मेरे मुंह के पास किया, तो मैंने उसका वो हाथ देखा। ये देखकर मैं हैरान हो गई। जो उस रात मैंने उस दरिंदे के हाथ में काटा था, वही निशान मेरे छोटे देवर के हाथ में था। बल्कि वो दोनों भाई एक एक रात मेरे करीब आए थे और मेरे साथ गलत करने वाला कोई और नहीं, बल्कि मेरे ही सगे देवर थे, यानी मेरे पति के छोटे भाई। मेरा दिल खून के आंसू रोया और मैं उसी वक्त अपनी जगह से खड़ी हो गई और एक जोरदार थप्पड़ दे मारी। उस हरकत से सब लोग हैरान हुए, अपनी जगह से खड़े हो चुके थे। अभी थोड़ी देर पहले जो सबके चेहरे पर एक मुस्कुराहट थी, अब वहां पर हैरत ही हैरत थी। तभी मेरे पति मुझे पीछे करते हुए कहने लगे, ये क्या हरकत है? तुमने मेरे भाई पर हाथ क्यों उठाया? जबकि मैंने रोते हुए उन्हें सारी बात बता दी। आपकी गैर मौजूदगी का फ़ायदा उठाकर आपके दोनों भाइयों ने मेरे साथ ये दुष्कर्म किया है। मेरी सास भी हैरानी की हालत में अपने मुंह पर हाथ रखे खड़ी हुई थी, जबकि यही हाल मेरी ननद का भी था। मेरे पति गुस्सा भरी आंखों से अपने दोनों भाइयों को देख रहे थे, जो सहमे हुए खड़े थे। मेरे पति बरसते हुए कहने लगे, क्या ये हरकत तुम दोनों की है? वो फौरन ही इनकार करने लगे और ना में सिर हिलाने लगे, मगर उनके चेहरे से सारी हकीकत बयां कर रही थी। और मेरे पति और उसके माता पिता दोनों भाइयों को अच्छी तरह से जानते थे, इसीलिए शायद वो समझ गए थे कि गलती इन दोनों की ही है। किसी ने मुझसे ये नहीं कहा कि तुम अपने देवर के ऊपर गलत इल्ज़ाम लगा रही हो, बल्कि सबने मेरा साथ दिया और मेरी तकलीफ़ और दर्द को समझा। मैं जो इस बात से डरती थी कि कोई मेरी बात का यकीन नहीं करेगा, मेरा पति भी मेरी बात का विश्वास ही नहीं करेगा और अपने भाइयों का साथ देगा। मैं गलत थी, मेरी हालत उस बात की गवाही थी। मैंने पूरी तरह से पति को सारी बातें बता दी। मेरा पति उन पर हाथ उठाने लगा और वो लोग माफ़ी मांगने लगे कि हमें माफ़ कर दो, गलती हो गई है। पति गुस्से से बौखला गया था। मेरे पति ने मुझसे कहा, अब हम यहाँ नहीं रह सकते जहाँ मेरी पत्नी की इज्जत को खतरा हो। उस घर में नहीं रहेंगे। इस तरह हम अलग घर में शिफ्ट होंगे, मगर आज भी वो वक्त मैं नहीं भूल सकती हूँ।
मेरा पति हर वक्त मुझसे माफ़ी मांगते हैं क्योंकि उसके भाइयों ने मेरे साथ जो गलत हरकत की थी, इस वजह से वो खुद को कसूरवार समझते हैं। हालांकि मैं उन्हें समझाती हूँ कि कसूर आपका नहीं है, कसूर आपके भाइयों का है। उन्होंने नहीं सोचा कि मैं उनकी भाभी थी, और भाभी तो माँ समान होती है। उनके बड़े भाई की पत्नी थी, उनके घर की इज्जत थी। लेकिन उन लोगों ने इन सब बातों को नहीं सोचा और अपने घर के अंदर ही दरिंदगी पर उतर आए। हालांकि अब वो भी अपनी गलती पर बहुत शर्मिंदा थे, लेकिन अब उनकी शर्मिंदगी का कोई फायदा नहीं था। मेरी सास और मेरी ननद घर आते थे और हर वक्त मुझसे माफ़ी मांगते थे। उनका व्यवहार मेरे साथ बहुत अच्छा था। मैंने उन सब बातों को भूलने की कोशिश की है, लेकिन ये सब मेरे बस में नहीं था। लेकिन फिर भी मैं अपने पति पर ये जाहिर नहीं होने देती थी कि अब तक मुझे उस बात का कितना दुख है, और अब तक मैं वो बुरा वक्त नहीं भूली हूँ, क्योंकि मैं जानती थी कि मेरे पति को इन बातों से तकलीफ होती है। मेरा पति मेरा बहुत ख्याल रखता था। वो मुझे हमेशा खुश करने की हर मुमकिन कोशिश करता था। अब हमारी एक प्यारी सी बेटी भी है, जिसकी वजह से हम दोनों पति पत्नी बहुत खुश हैं और अपनी नॉर्मल जिंदगी में वापस आ गए थे। उस दिन के बाद मैं दोबारा कभी अपने देवर की शक्ल तक नहीं देखी, ना मेरे पति ने उनसे किसी भी तरह का कोई ताल्लुक रखा, और वो लोग इसी काबिल थे। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कि मेरी ये कहानी आपको पसंद आई होगी। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।